नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी बिना कोई नया चुनाव जीते, बिना चुनाव लड़े संसद में और ज्यादा मजबूत होती जा रही? क्या विपक्ष की बड़ी पार्टियों में बढ़ती अंदरूनी खींचतान एनडीए को वह ताकत दे सकती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एनडीए भविष्य में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाता है तो क्या देश में कई बड़े संवैधानिक बदलावों का रास्ता खुल सकता है? आज इसी पूरे विषय को तथ्यों और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक माना जाएगा। चुनाव से पहले माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा था कि बीजेपी और एनडीए 400 सीटों के आसपास पहुंच सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण, कई बड़े सरकारी कार्यक्रम और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चर्चा हर तरफ थी। लेकिन जब परिणाम आए तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े 272 तक नहीं पहुंच सकी। पार्टी 240 सीटों पर आकर रुक गई और सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की आवश्यकता पड़ी। हालांकि एनडीए के पास कुल मिलाकर बहुमत था और सरकार बन गई, लेकिन इसके बाद एक नया राजनीतिक प्रश्न सामने आया। क्या केवल साधारण बहुमत से सरकार चलाना पर्याप्त है, या फिर आने वाले समय में ऐसे बड़े मुद्दे भी हैं जिनके लिए संसद में कहीं ज्यादा मजबूत संख्या बल की जरूरत पड़ेगी? यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। कई राजनीतिक रिपोर्टों और चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कुछ सांसद पार्टी से अलग रास्ता चुन सकते हैं। इन चर्चाओं के अनुसार टीएमसी के कुछ सांसद एनडीए का समर्थन करने की संभावना तलाश रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू समझना जरूरी है। भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन कानून लागू है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि चुने हुए सांसद या विधायक केवल राजनीतिक लाभ के लिए बार बार पार्टियां ना बदलें, इधर से उधर पाले ना बदलें। लेकिन कानून में एक व्यवस्था यह भी है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ अलग होते हैं तो उन्हें सामान्य परिस्थितियों में दल बदल की श्रेणी में नहीं माना जाता। यही कारण है कि राजनीतिक चर्चाओं में 2/3 संख्या का महत्व बार बार सामने आता है। अब सवाल यह है कि अगर विपक्षी दलों के कुछ सांसद एनडीए के समर्थन में आते हैं तो इससे बीजेपी या एनडीए को क्या फायदा होगा? देखिए, सरकार चलाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है। आज भी एनडीए सरकार संसद में अपने सामान्य विधेयक पारित करवा सकती है। बजट हो, कर संबंधी कानून हो या सामान्य प्रशासनिक फैसले, इनके लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या है। लेकिन कुछ फैसले या यूं कहें कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए केवल साधारण बहुमत काफी नहीं होता। जब संविधान में बड़े बदलाव करने हो तब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यहीं पर संख्या का खेल महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद में सामान्य रूप से 3 प्रकार की बहुमत की स्थितियां चर्चा में रहती हैं। पहली होती है साधारण बहुमत, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में आधे से अधिक का समर्थन चाहिए होता है। दूसरी होती है विशेष बहुमत। यहीं से मामला कठिन हो जाता है। संवैधानिक संशोधन के लिए केवल आधे से अधिक सदस्य नहीं, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 समर्थन भी आवश्यक होता है। कुछ मामलों में तीसरी स्थिति भी आती है, जहां संसद के साथ साथ राज्यों को भी सहमति जरूरी होती है, जैसे संघीय ढांचे से जुड़े बड़े बदलाव। इसलिए संसद में संख्या जितनी बढ़ती है, सरकार के लिए बड़े विधायी लक्ष्य हासिल करना उतना आसान हो जाता है।
अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर भविष्य में बड़ी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। सबसे पहले चर्चा होती है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की। भारत की जनसंख्या पिछले कई दशकों में काफी बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या लंबे समय से लगभग स्थिर है। इसलिए भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ाने और निर्वाचन के क्षेत्रों का नया निर्धारण करने की बात समय समय पर उठती रहती है। लेकिन इस विषय पर देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनकी राय है। दक्षिण भारत के कई राज्यों को आशंका रहती है कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि यह विषय राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। दूसरा बड़ा विषय है महिला आरक्षण। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों और उनके लागू होने की प्रक्रिया पर भी कई तरह की राजनीतिक और संवैधानिक चर्चाएं होती रही। सरकारें इसे लागू करना चाहती हैं, विपक्ष अपनी शर्तें रखता है और राजनीतिक दल अपने अपने तर्क देते हैं। तीसरा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाए। समर्थकों का कहना है कि इससे सरकारी खर्च कम होगा, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी और बार बार के चुनावी मोड से बाहर निकलना आसान होगा। वहीं आलोचकों का कहना है कि भारत जैसा विशाल और विविधता वाला देश इस मॉडल को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए यह विषय भी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक महत्व का है। यही वजह है कि संसद में संख्या बढ़ाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। एनडीए भी चाहता होगा कि उसका गठबंधन जितना संभव हो उतना मजबूत बने। वहीं विपक्ष भी अपनी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन वर्तमान समय में एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती खींचतान और आपसी मतभेद लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। यदि ये मतभेद और बढ़ते हैं तो उसका सीधा राजनीतिक लाभ सत्ता पक्ष को मिल सकता है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं दिखाई देता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। यदि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि टीएमसी लंबे समय से राष्ट्रीय विपक्ष की प्रमुख ताकतों में गिनी जाती रही है। फिलहाल सच्चाई यही है कि राजनीति में अंतिम निर्णय जनता और समय दोनों मिलकर करते हैं। आज जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं जरूरी नहीं कि कल भी वही बने रहे, लेकिन इतना तय है कि संसद की संख्या, दलों की एकजुटता और संवैधानिक बदलावों की चर्चा आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विषय बनने वाली है। और इसी कारण आज पूरा राजनीतिक वर्ग इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखे हुए है। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए भविष्य में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच पाएगा? क्या विपक्ष अपनी ताकत बचाकर रख पाएगा? और क्या आने वाले वर्षों में देश में बड़े संवैधानिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।